तो हम लोग जो है आज बात करते हैं टेलीस्कोप के कंसेप्ट को। टेलीस्कोप 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 जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप and another is reflecting telescope। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दो तरह के टेलीस्कोप को हम लोग जानेंगे। टेलीस्कोप का यदि देखा जाए जो उद्देश्य है वह दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे मून को देखना है। माइक्रोस्कोप का उद्देश्य था छोटे चीज़ों को देखना, जबकि टेलीस्कोप का उद्देश्य है बड़े और दूर के चीज़ों को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो दो तरह के टेलीस्कोप बनाए जाते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा जो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जब बात करते हैं रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना देखा जाता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें मीडियम डिफर होने से लाइट की वेलोसिटी में चेंज होता है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो निश्चित रूप से यदि यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात किया जाएगा तो इसको डिजाइन करते वक्त जो है हमें लेंस का प्रयोग करना होगा, क्योंकि लेंस जो है ग्लास का बना होता है और जब लाइट इंटर करेगा उसके अंदर तो एयर से ग्लास में होकर जाएगा तो मीडियम का चेंज होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा तो हमें रिफ्रैक्शन को देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरे मीडियम में न जाए। वैसे परिस्थिति में हम लोग मिरर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मिरर का जब डिजाइन किया जाता है तो एक सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया जाता है। तो जब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कंसेप्ट देखा जाएगा तो उस समय जो है मिरर का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं, देखते हैं पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। यदि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करें तो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर हम लोग बनाते हैं, जिसमें दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है और जो आई जिधर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग आई पीस कहते हैं। तो दोनों लेंस की अगर एपार्चर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एपार्चर होता है उसको बड़ा रखते हैं, जबकि आई लेंस का एपार्चर जो है छोटा रखा जाता है। इसके भी कारण को हम लोग समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। लेकिन समस्या आती है जो कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, उसको जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में दूर किया जाता है। क्योंकि यदि लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो जो भी लाइट आएगी उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा। अगर कहा जाए कि पावर ऑफ लेंस की बात करें तो यानी जो भी लाइट इन्फिनिटिव से जो भी रेज आएगा सारे पॉइंट होकर एक फोकस पे होना चाहिए। लेकिन समस्या ये होता है कि ड्यू टू क्रोमेटिक एब्रिएशन की बात करें या डिस्टॉर्शन की बात करें तो एक पॉइंट न होकर एक रीजन जैसा प्राप्त होने लगता है। कई पॉइंट में जो है फोकस पॉइंट मिलेगा, एक रीजन में मिलने लगता है। तो वो जो इफेक्ट है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हमें डिफेक्ट प्राप्त होता है। जब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करेंगे या इसे कैसग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं, तो वैसे केस में यहाँ पे इस पर क्रोमेटिक एब्रिएशन या डिस्टॉर्शन का जो है प्रॉब्लम इसमें दूर हो जाता है। तो दोनों टेलीस्कोप के कंसेप्ट को हम लोग एक एक कर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप
चलिए हम लोग डिजाइन को देखते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को कैसे डिजाइन करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस को कंसीडर कर लेते हैं जिसका एपार्चर को बड़ा रखेंगे। ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस लेंस को हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ये जो है ऑब्जेक्ट की तरफ है, और दूसरे लेंस को हम लोग कहते हैं, चलिए इस लेंस को हम लोग कह रहे हैं आई पीस बोल रहे हैं। ये लेंस जो है इसको हम लोग बोलेंगे आई पीस। आई पीस की बात करें, दोनों लेंस को देखा जाए आई के तरफ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, देखने के जिधर से हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई पीस कह रहे हैं। तो देखिए दोनों लेंस को यदि देखें तो एपार्चर जो है आई पीस का एपार्चर छोटा है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस का एपार्चर बड़ा है। क्योंकि जो हमारा बड़े ऑब्जेक्ट को हम अगर देखेंगे तो जो भी रेज अगर आ रही है तो छोटा एपार्चर का लेंस यहाँ पे यूज किया जाए तो लेंस से बाहर से जो है उसकी रेज निकल जाएगा, तो सही इमेज, उसका कंप्लीट इमेज जो है नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए एपार्चर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, बड़ा रखा जाता है। तो अगर कहा जाए तो अमेरिका के पास जो है सबसे ज़्यादा बड़ा एपार्चर का जो है टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहें या इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं, बड़ा एपार्चर का अमेरिका के पास है। लगभग 2 मीटर के एपार्चर का जो है टेलीस्कोप है। इसमें कठिनाई ये है कि बड़ा लेंस बनाना भी डिफ़िकल्टीज है। तो जो एपार्चर इस लेंस का बड़ा रखते हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये जो रेज आ रही है कुछ इस प्रकार से जो है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है दूर है, अगर इन्फिनिटिव की बात करेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यदि ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज आएगी वो पैरेलल होगी, लेकिन इन्फिनिटिव को अचीव नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है हम पैरेलल रे को नहीं दिखा रहे हैं। कहीं कहीं फार अवे बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं मून की बात करें या स्टार की बात करें, तो इसलिए अब पैरेलल रे नहीं कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई रेज है कुछ इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो रेज जाएगी वो सीधा निकल जाएगी, और जो रेज आ रही है मान लेते हैं कि कुछ बेंड होकर जो है कुछ बेंड होकर इस तरह से निकल गई, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से आई जो रहे इसको यहाँ से कंसीडर करें, यहाँ पे आकर मिट कर रही है, जिसका इमेज मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बना, और इसकी हाइट को हम h कंसीडर कर लेते हैं। थीटा मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल से जो है इंक्लाइंड हुआ है, तो निश्चित रूप से चूंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है तो यह भी एंगल किसके इक्वल होगा, अल्फा पे होगा। और जो इमेज बना है मान लेते हैं कि चूंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, तो हम कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के जो सेकंड फोकल पॉइंट है, या कहें कि जो डिस्टेंस की बात करें तो f0 जो है इसके फोकल लेंथ पे जो है इमेज जो है बन रहा है। और इस आई लेंस को इस प्रकार से हम लोग रख रहे हैं कि इसके फोकस पे जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इमेज इसके फोकस पे बन जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग आई पीस का जो है फोकल लेंथ कह रहे हैं। तो जो भी रेज आएगी वो इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो कि सेकेंड फोकल पॉइंट से होकर निकल जाएगी। इस प्रकार से जो है अगर कहें सेकेंड फोकल पॉइंट से जो है इस प्रकार से रेज जा रही है। दूसरी रेज अगर कहें कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधा निकल जाएगी। दोनों को यदि पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं इन्फिनिटिव की ओर जाकर इसका इमेज बनेगा।
मान लेते हैं यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो चूंकि ये पैरेलल रेज है तो इसका मतलब ये भी हाइट किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा, और यह एंगल जो बन रहा है किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। तो अगर टेलीस्कोप की बात किया जाए तो टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन यदि कहा जाए तो मैग्निफिकेशन जो होता है टेलीस्कोप में वह एंगुलर मैग्निफिकेशन के रूप में डिफाइंड होगा, क्योंकि जहाँ भी अगर डिस्टेंस दूर का मेजर करना है तो हम लोग किलोमीटर में मेजर नहीं करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं, एंगल को देखते हैं कि कितना एंगल का शिफ्टिंग है। तो इसीलिए जो है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप की बात किया जाएगा तो वह एंगुलर मैग्निफिकेशन का बात होगा। तो उस एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यदि कंपेयर किया जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के, इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहें या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बीच में, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटे कणों को देखना था, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर था उसको छोटा रखा गया, क्योंकि वो छोटे ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफाइंग किया जाता था, बड़ा किया जाता, फिर वह इमेज दूसरे आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का रूप लेता था, तो फिर आई लेंस का जो एपर्चर था उसको बड़ा रखना पड़ता था, और फिर जो हमें फाइनल इमेज प्राप्त होता था मैग्नीफाइंग। तो दोनों में अंतर है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस का एपर्चर बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर छोटा होता है, जबकि टेलीस्कोप के केस में, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के केस में जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर बड़ा है और आई पीस का एपर्चर जो है छोटा है। चलिए एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें, जिसको हम डिनोट करते हैं m से। m इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन जब भी डिफाइंड होता है वो एंगल पे डिपेंड करेगा, यानी इमेज का जो अगर बात किया जाए तो इमेज द्वारा जो सस्पेंडेड एंगल है दैट इज बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, दिस इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर कहा जाए कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल के केस में tan बीटा को लिखा जा सकता है, tan बीटा बिकम्स किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल होगा, और tan अल्फा बिकम्स जो है किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। हम लोग देखते हैं कि लिमिट tan थीटा टेंडिंग टू 0 बिकम्स किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होता है। यानी जितना स्मॉल एंगल होगा, छोटे एंगल के लिए tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं, tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम मैग्निफिकेशन कहें कि बीटा बाई अल्फा का रेशियो है, तो निश्चित रूप से हमें tan एंगल देख लें, tan बीटा किसके इक्वल होगा। तो अगर हम नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं इस सेंटर को O कह देते हैं और इसको हम बोल देते हैं B एंड इसे C बोल देते हैं। चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं A ऑब्जेक्ट, चलिए हम लोग बोल देते हैं इसको, मान लेते हैं यहाँ से इसको O1 कह देते हैं और इसको बोल देते हैं O2 एंड दिस इज VA एंड इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं D। तो अगर देखें tan इन ट्रेंगल की बात करें, इन ट्रेंगल OBA की बात किया जाए तो tan बीटा राइट एंगल ट्रेंगल है, tan बीटा इज tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंगल है। देखिए इस ट्रेंगल को देखिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर दैट इज AB डिवाइडेड बाय OB के इक्वल होगा, और AB किसके इक्वल है, H के इक्वल है, यानी H डिवाइडेड बाय OB किसके इक्वल है, F0 के इक्वल है, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू कितने के इक्वल है, tan अल्फा इज इक्वल टू जो है H बाई F0 के इक्वल है। सिमिलरली यदि बात किया जाए tan बीटा की, तो इन ट्रेंगल अगर हम कहें इन
इन ट्रायंगल O2D एंड C की बात करें, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो tan बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, थीटा के सामने के साइड परपेंडिकुलर h डिवाइडेड बाई जो होगा किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, FE के इक्वल है, यानी h डिवाइडेड बाई FE के इक्वल है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई एफ नॉट एंड tan बीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई FE के इक्वल है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan बीटा becomes बीटा and tan अल्फा becomes अल्फा, यानी बीटा इज इक्वल टू h बाई एफ ई एंड अल्फा इज इक्वल टू जो होगा h बाई एफ नॉट जो है किसके इक्वल है, अल्फा के। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से मिला h डिवाइडेड बाई एफ ई डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई एफ नॉट, यहाँ से h कैंसिल आउट, यानी मैग्निफिकेशन जो हमें प्राप्त हुआ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। यानी अगर कहा जाए टेलीस्कोप के केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन जो निकल कर आएगा वह जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ देखा जाएगा और जो आई पीस है उसके फोकल लेंथ देखा जाएगा। दोनों का जो रेशियो है एफ नॉट बाई एफ ई वह हमें जो है उस टेलीस्कोप का जो है मैग्निफिकेशन देगा। और यदि लेंथ की बात किया जाए कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो है ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होगा, तो ट्यूब लेंथ यदि L या इस लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसको L से डिनोट करेंगे तो L इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एफ नॉट प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एफ ई है। इसका मतलब जो टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ डिफाइंड होता है वह किसके इक्वल होता है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है और जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ है दोनों के सम के इक्वल होता है। लेकिन इस टेलीस्कोप में जो समस्या होता है वह समस्या जो है क्रोमेटिक एब्रिएशन की समस्या होती है। अगर हम लोग कहें तो इस टेलीस्कोप में जो प्रॉब्लम है वह है क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशंस की बात करें या अगर हम कहें तो डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन कई सारे अगर रीजन में अगर लाइट जो भी आ रही है ऑब्जेक्ट से होकर आ रही है तो जो फोकसिंग होना चाहिए एक पॉइंट पे ना होकर एक रीजन में होता है, इसलिए एक क्रोमेटिक एब्रिएशन जो है इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में देखने को मिलता है, जो कि हम लोग अब देखेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। तो यह जो प्रॉब्लम है उससे दूर हो जाएगा। तो इसमें मॉडिफिकेशन कर कर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया गया। चलिए उसके कंसेप्ट को देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मिरर का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। चलिए ये हमने कंसीडर किया है कि ये हमारा कुछ दो कॉनकेव मिरर कंसीडर कर लेते हैं, जिसका आउटर सरफेस को कलर कर दिया जा रहा है और इसके बीच में एक आई पीस कंसीडर कर ले रहे हैं। ये जो है आई पीस है। आई पीस और ये हमारा जो है और इधर जो है एक सेकेंडरी जो है कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर कर ले रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, ये हमारा जो है सेकेंडरी जो है मिरर है। अब जो रेज आएगी, जो भी रे आ रहा
डायमीटर को देखा जाता है इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, तो बड़ा डायमीटर। यदि बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो ये टेलीस्कोप है आपको जो है 2.34 मीटर डायमीटर का जो है टेलीस्कोप देखने को मिलता है। और जो अमेरिका में जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है उसका जो डायमीटर है वह लगभग 10 मीटर के इक्वल है। तो जितना बड़ा डायमीटर होगा तो बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से देखा जा सकता है। रेज जो है यहाँ से कोई रेज मान लेते हैं कि आएगा मिरर पे पड़ने के बाद जो है कुछ जितने एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट, क्योंकि जैसे नाम से पता चल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मिरर में क्या होगा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल से क्या होगा जितने एंगल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कि इधर से जो रेज आ रही है यह भी रेज क्या होगा मिरर से होने के बाद कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ से अब रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है ए रेज जो है चलिए यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी और यहाँ से रेज जो है रिफ्लेक्ट होकर आई पीस में जाएगी और यहाँ से भी रेज रिफ्लेक्ट होकर आई पीस में जाएगी। तो इमेज जो है बनेगा, चूँकि अब वो जाकर यहाँ पे मिट हो रहा है और यहाँ पे आई पीस ये हमारा जो है आई पीस है। आई पीस यहाँ पे जो है उसका इमेज दिखेगा, एक बड़े ऑब्जेक्ट का जो है इमेज जो है आई पीस के द्वारा देखा जा सकता है। तो इसमें जो है इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को यदि ध्यान से देखा जाए तो किसी भी प्रकार का जो क्रोमेटिक एब्रिएशन का जो समस्या था उस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, इसमें जो है वो समस्या जो है दूर हो जाता है। और इसको बनाने के लिए जो है मिरर का किसी भी प्रकार का लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ा, मिरर से हम लोग रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या इसको जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसको हम लोग बोलते हैं। तो आई होप या कैसग्रेन के रूप में भी इसे बोला जाता है, कैसग्रेन टेलीस्कोप जो है इसका दूसरा भी नाम है, कैसग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं इसे। तो आई होप कि जो है आप जो है टेलीस्कोप के कंसेप्ट को समझ पाए हैं। धन्यवाद।